नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की इसी भावना के साथ जनमत में आज जिस पहली खबर का जिक्र मैं करने वाली हूं वो एक्सक्लूसिव आपके सामने बहुत सारी तथ्य लेकर आ रही है। आज रात हम आपके सामने वो सच रखने वाले हैं जिसे पाकिस्तान दुनिया से छिपा रहा है। 2019 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान ने बार बार यह दावा किया कि उसने आतंकी संगठनों की फंडिंग रोक दी है और इसी भरोसे पर उसे FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन हमारी जांचें बताती है कि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अब डिजिटल रास्तों से अरबों रुपए जुटा रहा है। और यह फंडिंग सिर्फ आतंक के लिए नहीं हो रही है, बल्कि पाकिस्तान की नाकाम राजनीति और आतंकवाद पोषित सिस्टम की असलियत भी उजागर करती है। हमारी जांच से यह सामने आया है कि मसूद अजहर का संगठन जैश ए मोहम्मद अब पारंपरिक बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं करता है। नगद चंदे और बैंक ट्रांसफर पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी बढ़ी है तो जैश ने रास्ता बदल लिया है। पाकिस्तान के मोबाइल वॉलेट्स, इजी पैसा और सदापे का इस्तेमाल कर रहा है। यह नया डिजिटल हवाला नेटवर्क है जो आतंक की फंडिंग का नया रास्ता बन चुका है और यह रास्ता छिपा हुआ रास्ता है। जैश के नेताओं ने खुलेआम सोशल मीडिया कैंपेन छेड़ दिया है। मसूद अजहर और उसके भाइयों के नाम से फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पोस्टर्स फैलाए जा रहे हैं। अपील की जा रही है कि ई वॉलेट्स के जरिए लोग पैसा भेजें। हमारी जांच ये कहती है कि अब तक PKR 3.91 बिलियन यानी करीब भारतीय रुपयों की अगर बात करें तो 400 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। लक्ष्य है पाकिस्तान में 313 नए मरकज यानी आतंकी केंद्र बनाना। अभी ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उन तमाम मदरसों और मरकजों पर अटैक किया जो आतंकियों का अड्डा थे। अब नए मरकज के लिए यानी नए आतंकी ठिकानों के लिए यह फंडिंग हो रही है। जैश का दावा है कि हर मरकज की लागत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि असली निर्माण लागत इससे कहीं कम है। यानी फंडिंग का बड़ा हिस्सा हथियार, ड्रोन और काले बाजार से नई तकनीक खरीदने में लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जैश ए मोहम्मद अब लश्कर तैयबा का मॉडल अपना रहा है। छोटे छोटे विकेंद्रित ठिकाने बनाना यानी कि ट्रेनिंग कैंप, लॉजिस्टिक हब और अजहर परिवार के लिए सुरक्षित ठिकाने। जांच में अब तक 250 से ज्यादा ई वॉलेट्स का भी पता चला है जो सीधे तौर पर जैश के कमांडर्स और अजहर परिवार से जुड़े हुए हैं। हर महीने नए वॉलेट बनाए जाते हैं ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो, क्योंकि अगर आप हर महीने नया वॉलेट बनाएंगे तो इसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीछे का जो पास्ट रहता है वो बहुत जल्दी नहीं मिल पाएगा, बदल दिए जाते हैं ना। रिपोर्ट सी कहती है कि 2000 से ज्यादा वॉलेट सक्रिय हो सकते हैं। एक तो नहीं, 2000 से ज्यादा वॉलेट। इससे पाकिस्तान के अंदर एक समानांतर शैडो बैंकिंग सिस्टम खड़ा हो गया है जिसकी निगरानी FATF और वैश्विक एजेंसियों के लिए लगभग नामुमकिन है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने FATF और दुनिया को गुमराह किया है? क्या जैश ए मोहम्मद को खुली छूट देकर पाकिस्तान अपने ही देश को बारूद के ढेर पर बैठा रहा है? और सबसे अहम, अगर यह डिजिटल आतंक नेटवर्क अनियंत्रित रहा तो क्या आने वाले समय में इसका खामियाजा सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका समय रहते अगर जवाब नहीं ढूंढा गया तो यकीन मानिए ये आतंकिस्तान दुनिया के लिए सबसे बड़ा नासूर बनकर उभर रहा है और आने वाली स्थिति और ज्यादा गंभीर होने वाली है। अब क्योंकि हमने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है, पाकिस्तान का ये जो छिपा हुआ चेहरा है, जो छिपा इकोनॉमिक नेटवर्क है, ये सामने आ गया है, तो जरूरत है इस पर कड़ी कार्रवाई की। अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर कुछ कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं जो तस्वीर बदल रहा है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ आपको लिए चलना चाहेंगे। पूर्वोत्तर भारत जिसके लिए पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी भी रेल का सपना पूरा नहीं कर पाए, वहीं स्वतंत्रता के 75 साल बीत गए। अब तो हमने 79वीं स्वतंत्रता दिवस जब हमने अभी कुछ दिन पहले ही मनाया है। अब ऐसे में 75 सालों के बाद यहां पर रेल पहुंच रही है। मिजोरम की बैराबी सेरंग रेल परियोजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिसका शिलान्यास किया था, वो अब बनकर तैयार है। अगले महीने इसका उद्घाटन भी खुद प्रधानमंत्री करेंगे। भारत सरकार और भारतीय रेलवे ने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया है। सोचिए, 48 सुरंगें, 55 बड़े पुल, 87 छोटे पुल, 5 रोड ओवर ब्रिज और 6 रोड अंडर ब्रिज। इनमें से ब्रिज नंबर 196 यानी 196 तो 114 मीटर ऊंचा है, यानी कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। विष्णु स्तंभ हम इसे कहते हैं, विष्णु स्तंभ से भी ऊंचा है। ये सिर्फ रेल लाइन नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारत की प्रगति की पटरियां हैं। याद होगा प्रधानमंत्री ने 2014 में ही कहा था कि अब केवल लुक ईस्ट से काम नहीं चलेगा, एक्ट ईस्ट की नीति अपनानी होगी। और ये उसी एक्ट ईस्ट की ही तस्वीर है कि यहां पर बदली हुई बयार है। ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है और इसी आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को और करीब से आप तक पहुंचाने के लिए सुदर्शन पहुंचा इस जगह पर। हमारे संवाददाता सागर कुमार यहां पहुंचते हैं और मिजोरम से वो खास रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जो ये बता रही है कि कैसे मोदी सरकार और भारतीय रेलवे ने इस कठिन भौगोलिक चुनौती को पार कर विकास का ये नया पुल तैयार किया है। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष बाद जिस पूर्वोत्तर राज्यों को पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिश की गई थी, और रेल तो यहाँ पर थी नहीं मिजोरम के अंदर, इतनी सुंदर ये वादियों के बीच के अंदर, लेकिन 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि पूर्वोत्तर राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सड़क नेटवर्क मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रेल नेटवर्क मिले। और उसी के तहत अब सायरंग बैराबी जो रेल प्रोजेक्ट है, जो कि एक बड़ा रेल प्रोजेक्ट है और दिखने में जितना ये खूबसूरत इलाके के अंदर ये बनाया गया है, और इसी का प्रोजेक्ट का जो है, क्योंकि ये बहुत टफ प्रोजेक्ट था, 2014 के अंदर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसकी शिलान्यास किया था 2014 के अंदर, और अब 2025 के अंदर सितंबर के अंदर बताया जा रहा है कि इसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है वो देश के प्रधानमंत्री खुद ही करेंगे, क्योंकि जिस 193 ब्रिज पर मैं खड़ा हूं, ये कुतुब मीनार से ऊंचा पुल है। देखिए कितना सुंदर ये पहाड़ी इलाकों के अंदर, और करीब 55 से 58 बड़ी बड़ी सुरंगों, इसी तरह बड़े बड़े पहाड़ों को चीर कर जो है वो इस तरह की सुरंगें बनाई गई हैं। और बहुत टफ प्रोजेक्ट था, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो आपने देखा होगा चिनाब ब्रिज के लिए तो करीब 200 किलोमीटर का पहले एक रास्ता बनाया गया था, जिसके बाद वहां पर जो मटेरियल था, जो इस्तेमाल होना था उन ब्रिज के अंदर, उसको ले जाने के अंदर आसानी रहे।
लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि मार्च महीने से ही इस पूर्वोत्तर राज्य के अंदर भारी बारिश जो है वो शुरू हो जाती है, जिसके लिए यहाँ पर लाना सबसे बड़ा टास्क जो था वो मटेरियल था। बताया गया कि कई महीनों के अंदर जो है बड़े बड़े ट्रक के लाया जाता था और जिसके बाद छोटे ट्रक के अंदर इसी तरह से आगे ले जाया करता था। करीब 10 साल से ज्यादा 11 साल के करीब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लगा, लेकिन मोदी जी ने जो सपना देखा था वो कुल मिलाकर अब पूरा होने जा रहा है। और मिजोरम जहां पर कभी इलाके के लोगों से जब हमने बात करी तो ये इन्होंने कहा कि हमने कभी यहाँ पर रेल की सिटी नहीं सुनी है, तो अब ये उनका सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है। और मिजोरम आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है, वहां पर बहुत जल्द जो है यानी कि अगले महीने से ही भारतीय रेल का जो है वो इस रेल को चलाने का प्लान है। इसकी स्लोप काफ़ी स्टीप है और इस ब्रिज को करने में नॉर्मली क्या है कि इसकी टोपोग्राफी ऐसी है, हम लोग जब भी रेलवे का ब्रिज बनाते हैं तो उसमें सिंगल टाइप ऑफ स्पैन यूज करते हैं। यहाँ पर टोपोग्राफी के हिसाब से वो हम लोग नहीं कर पाए थे। 3 अलग अलग टाइप के गर्डर यहाँ पर यूज किए गए हैं। 31.9 के 2 जो सबसे पहले गर्डर हैं कंप्लीट गर्डर्स हैं, उसके बाद में 47.24 के 2 ओपन वेब गर्डर हैं और 103.5 मीटर के 2 गर्डर हैं। टोटल 6 गर्डर्स हैं इसमें और इसकी जो कुल लंबाई बनती है वो 378 मीटर बनती है। कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर डीप गॉर्ज है, उसको नीचे मटेरियल पहुंचाना, मशीनरी पहुंचाना और वहां पर काम करना। एक्सेसिबिलिटी साइट कंस्ट्रेंट है, वहां पर हमें सबसे मतलब कि जो है साइट में जो है एक छोटे से साइट के बीच में जो है बड़ी नंबर ऑफ मशीन बढ़ा के जो है मतलब कि स्पेस कंस्ट्रेंट है, वो कम से कम स्पेस के अंदर हम इस पर काम करना पड़ता है। स्लोप के ऊपर जब भी हम काम करते हैं उस पर हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं जो है वो स्लोप डिस्टर्ब ना हो जाए। तो वहाँ स्लोप पे आपको मशीनरी पहुंचाना, स्लोप पे मटेरियल पहुंचाना, वहाँ पे काम करना और वो भी बरसात में काम करना, जो कि यहाँ पे बरसात आपका तकरीबन 8 से 9 महीने का बारिश रहता है यहाँ पर, और जो 3 से 4 महीने का वर्किंग विंडो होता है उसी के बीच में काम करना है। और फिर हाईवे से लेके जहाँ तक मटेरियल पहुंचाना काफी चैलेंजिंग है, काफी डिफिकल्ट है। क्या ये कह सकते हैं कुतुब मीनार से ऊंचा रेलवे का पुल है? हाँ, इसकी टोटल हाइट 114 मीटर की है और कुतुब मीनार से ये 42 मीटर ऊंचा जाता है। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसका शिलान्यास किया था और कुछ अगले महीने जो जानकारी मिल रही है इसका उद्घाटन भी वही करेंगे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, मिजोरम। तो विकास की रफ्तार है जो धीरे धीरे उस तरफ भी जा रही है जहां पर कभी कल्पना भी नहीं हुई थी, और अगर ये बदलाव बड़ा है तो ये आने वाले उस सुनहरे भविष्य की भी कहानी है जिसकी संकल्पना, जिसकी कल्पना अब हकीकत यानी सच्चाई की जमीन पर उतर रही है। तो पूर्वोत्तर भारत की वो बदलती हुई तस्वीर जहां पर अब रफ्तार के पहिए उन ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं जहां पर कभी कल्पना भी नहीं की गई थी, और इसीलिए हम इसे बदला हुआ पूर्वोत्तर कह रहे हैं। ये नए भारत की आत्मनिर्भर तस्वीर और क्या कहती है, इसे आइए जानते हैं हमारे संवाददाता सागर कुमार की नजरों से। देखिए, आजादी के 75 वर्ष तक जो है वो इन राज्यों को रेल नेटवर्क नहीं मिला, और अगर ये कह सकते हैं कि नेहरू जी हो चाहे इंदिरा जी हो, वो भी यहाँ पर रेल नहीं पहुंचा पाए थे, और देश के प्रधानमंत्रियों ने ये बड़ी बड़ी जो पहाड़ों के सीने को चीरकर जो है करीब 58 बड़ी बड़ी सुरंगें जो हैं वो बनाकर देश के उस राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया है जहां के लोगों ने कभी रेल की सीटी तक नहीं सुनी थी। और अब इसी तरह की रेल की सीटी जो है वो मिजोरम तक के आइजोल तक दौड़ने वाली है। और कुल मिलाकर अगर कहें तो इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास यानी कि 2014 के अंदर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था कि इस राज्य के अंदर भी जो है वो रेल पहुंचनी चाहिए, और अब अगले महीने जो है वो देश के खुद प्रधानमंत्री जिसका शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन भी करेंगे। आजादी के 75 वर्ष बाद भी जिस इलाके को पूरी तरह से अलग थलग किया गया भारतीय रेल की तरफ से, अब उस इलाके के अंदर रेल की सिटी जो है वो बजने जा रही है। ये रेल पहुंचाना यहाँ पर कितना कठिन था, बड़े बड़े पहाड़ों के चट्टानों के सीने को चीरकर भारतीय रेल जो है वो इतिहास रचने जा रही है। और ये सपना खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के अंदर ही इस बड़े बड़े पिलरों के यहाँ पर शिलान्यास किया था, उसका उद्घाटन विदेश के प्रधानमंत्री करने वाले जी बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट हमें की तरह से बच्चे तैयार हो चुका है और बहुत ही गति हमारा जीवन आ पाया नहीं करते हैं। कितना ये इलाका तो बहुत खूबसूरत है, ये पुल में बहुत खूबसूरत है, कितनी ऐसी ऊंचाई है, बताई लगे तो मीनार से भी ऊंचा है।
हमने देखा था पम्बन ब्रिज जो है पहला वर्टिकल ब्रिज बना। कश्मीर के अंदर भी चिनाब से लेकर अन्य पुल बड़े बड़े, इस पुल को ये कैसे अलग है और ये कैसे अलग दिखेगा? जी, ये जो पुल है, जो ब्रिज नंबर 196 जिस पे हम खड़े हैं, इसकी जो ऊंचाई है वो 114 मीटर की ऊंचाई है, जो कि कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा है। और ये पियर ब्रिज है, और इसकी खासियत ये है कि ये इंडिया का सेकंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज है। और यहाँ पे अलग अलग स्पैन्स के लिए बनाए गए हैं। कुल 5 पियर है, जिसमें से जो सबसे लंबा पियर है वो 114 मीटर का है। और ये इस प्रकार के ये पूरे प्रोजेक्ट में कुल 55 बड़े पुल हैं। और ये सारे पुल जो बनाने में इसने कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी दुर्गम इलाका है, पहाड़ों के बीच ये एरिया है। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है वो सभी को लाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे अप्रोच नहीं थी, और अप्रोच के लिए हमें दिल से रास्ते बनाने पड़े थे। साथ ही साथ यहाँ पे लोकली अवेलेबल मटेरियल्स नहीं है, तो मटेरियल देश के अलग से लाया गया। झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से हो, आसाम से हो, स्टील हो, सीमेंट हो, सभी चीज़ों से बाहर से लाया गया। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाली जो मशीनरी है वो बिहार से, पश्चिम बंगाल से आई, और यहाँ रह के इन लोगों ने ये प्रोजेक्ट को तैयार किया है। भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स का भी एक सही इंजीनियरिंग मार्गदर्शन है, और इस लोगों की काबिलियत को ये दर्शाता है। और जो आफ्टर भारत का एक जो स्पिरिट है उसको भी ये बहुत अच्छी तरह से एंड पहली बार इस इलाके के अंदर ट्रेन आ रही है। जी बिल्कुल, ये मिजोरम जो एक ऐसा स्टेट है जो आज़ादी से आज 75 साल से ज़्यादा हो गया, बट यहाँ के लोगों ने रेल को भी देखा नहीं था। उनका सपना था कि कभी हम रेल से सफ़र कर पाएँ, और आज वो सपना सफल हो पाया है। तो बिल्कुल आज़ादी के 75 वर्ष बाद जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था पूर्वोत्तर राज्य को भारतीय रेल से जोड़ने का, वो सपना पूरा हो चुका है। और खुद देश के प्रधानमंत्री, जिसका शिलान्यास भी देश के प्रधानमंत्री ने इस का किया था, और शायद उद्घाटन भी खुद देश के प्रधानमंत्री ही करेंगे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, मिजोरम। तो पूर्वोत्तर की बदली तस्वीर, भारत की नई कहानी। और अब आइए आपको भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर एक बार फिर से यमुना के बढ़ते जलस्तर की मार झेलने को लोग मजबूर हो गए हैं। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बैराज से छोड़ा गया पानी राजधानी तक पहुंच चुका है और यमुना नदी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सबसे चिंताजनक हालात यमुना बाजार इलाके के लोहा पुल और उसके आसपास नजर आ रहा है, जहां पानी तेजी से किनारों से बाहर निकलकर निचले इलाकों में घुस रहा है। और इसी इलाके का जायजा लिया है संवाददाता सूरज कुमार ने। यमुना का रौद्र रूप दिल्ली वासियों को डरा रहा है। दिल्ली में बाढ़ के खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यमुना जी है, और यहाँ पर ये पानी का लेवल मापने का मीटर लगा होगा। कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाए, और ये 205.3 दशमलव का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। यानी कि 205 का जो लेवल है, 205 मीटर का, वो पार हो चुका है। इससे ये पता चलता है कि यमुना का जो लेवल है वो खतरे के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में आने वाले 2-3 दिन में बाढ़ आ सकती है। एक बार मैं ये जो थल है ये दिखाऊंगा। देखिए, ये नदी के बाहर का ज़मीन है जहां पर रात को पानी भर जाता है। ये नमी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन कहूँगा थोड़ा करीब से दिखाए कि रात को यहाँ पानी भर जाता है। और जिस हिसाब से आप यमुना जी का फ्लो देख रहे होंगे, कैमरा पर्सन कहूँगा थोड़ा करीब आए और इस फ्लो को दिखाए, जिस हिसाब से, जिस तेज़ी से ये फ्लो बढ़ता चला जा रहा है। अमूमन ऐसा होता है कि जो नदी की पानी का रफ्तार है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ते में कितना टाइम लगेगा पानी का लेवल बढ़ने में। और यहाँ पर पहले ही खतरे से ऊपर पानी का लेवल जा चुका है। तो यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में दिल्ली में बाढ़ का खतरा आ सकता है। और इसका एक ही समाधान है कि जितने भी आसपास के बैराज हैं, ओखला बैराज, ISBT का बैराज, उसको खोल दिया जाए, जिससे कि पानी का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। आपको एक और बात कहूँगा कि अगर यमुना का पानी बढ़ा तो सबसे पहले जो आसपास के इलाके हैं, जैसे ISBT हो गया, ITO हो गया, यहाँ तक के जो अक्षरधाम मंदिर भी है, वो भी बाढ़ के चपेट में आ जाएगा। फिलहाल देखिए, आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। यमुना के किनारे दिल्ली में कई ऐसे अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ भी है जो इलीगल तरीके से बसी हुई है। उन लोगों पर भी खतरा है। जो अक्षरधाम मंदिर है वो भी बाढ़ के चपेट में आ जाएगा। हालांकि पिछले 2 सालों से जो
दिल्ली में स्थिति रही है बाढ़ की, जिस लेवल का बाढ़ आया है और जितनी तेज़ी से बाढ़ आया है, उससे फिलहाल अभी खतरा कम है। इस साल थोड़ा टाइम भी लगा है पानी का लेवल बढ़ने में और अभी बाढ़ का खतरा उतना नहीं है जितना पिछले 2 साल में आपने देखा था, लेकिन फिर भी ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में ये जो आप यमुना का पानी देख रहे हैं, यमुना रौद्र रूप ले सकती है और कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। देखिए, यमुना जी का ये जो फ्लो आप देख रहे हैं, इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से जो है यमुना जी का वाटर लेवल बढ़ रहा है। मेरे पीछे आप ये मीटर देख रहे होंगे जिससे ये पानी का लेवल मापा जाता है। 205 मीटर जब ऊपर पानी जाता है तो उसको खतरे के निशान से ऊपर माना जाता है और अभी आप देख सकते होंगे 205 पार कर चुका है, तो कहीं ना कहीं खतरे के लेवल से ऊपर है। और जो आप ये पुलिया दिख रहे हैं जिस पर ये मीटर बनाया गया है, इस पुलिया को भी 1 से 2 दिन में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है तो इस पुलिया को पहले बंद किया जाता है, क्योंकि इस पुलिया का गिरने का भी चांस होता है और इस पर डेली बेसिस पर सैकड़ों गाड़ियाँ आती जाती है, बहुत जाम होता है, हैवी ट्रैफिक होता है। इस वजह से पहले इस पुलिया को बंद किया जाता है और आसपास के जितने भी एरिया है, ISBT हो गया, ITO हो गया, अक्षरधाम हो गया, वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। रेस्क्यू की जो टीम है वो एक्टिव हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में हर साल बाढ़ आता है और यमुना का स्तर आप देख सकते हैं। यहाँ से लगभग पहले अगर नॉर्मल दिन में आएंगे तो यहाँ से लगभग 1 से 2 मीटर नीचे उतर कर जाते थे, तब जाकर कहीं ना कहीं पानी को आप टच कर पाते थे। लेकिन देखिए, पानी का लेवल यहाँ तक आ चुका है और ये जो आप नमी देख रहे हैं, इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात को भी पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सिर्फ 1 से 2 दिन में दिल्ली में बाढ़ आ सकती है। दिल्ली वासियों के लिए ये खतरे की घंटी है और पिछले 2 साल से जिस हिसाब से दिल्ली में बाढ़ आई है, इतना ज़्यादा पानी भरा है, अक्षरधाम मंदिर भी डूबा है, ITO डूबा है, ISBT डूबा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली सरकार के लिए इस बार भी ये एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से दिल्ली वासियों को सुरक्षित रखा जाए, आसपास के जो एरिया हैं उसको बाढ़ से बचाया जाए। फिलहाल कल रेखा गुप्ता भी यमुना बाजार में आई थी, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है और सरकार ने सारे इंतजाम कर रखे हैं कि आसपास के जो एरिया है वो सुरक्षित रहे, जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन तैयारियां भी पूरी तरीके से जोरों पर है। खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड पर उतरकर जायजा ले चुकी हैं और ऐसे में लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से जो चेतावनी, जो संदेश, जो अपील आपसे की जाए, कम से कम आप उसे माने जरूर, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मॉनसून सत्र कल खत्म होने वाला है और ठीक एक दिन पहले सरकार की तरफ से 3 ऐसे बिल संसद में आज रखे गए, 5 संशोधन जिसमें शामिल हैं, जो साफ तौर पर लोकतंत्र की शुचिता का आधार बनेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि वोटर लिस्ट की क्लीनिंग के लिए SIR प्रोसेस कहा जा रहा है, तो ठीक इसी तरीके से आज 130वें संशोधन के साथ खास तौर पर 3 जो बिल रखे गए उसमें प्रावधान स्पष्ट है कि राजनीति को पूरी तरह से स्वच्छ करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है। इन 3 बिलों में जो सामने रखे गए हैं, इसमें खास तौर से जो संशोधन किया गया है, इसमें प्रावधान है कि अगर PM, CM, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मंत्री अगर वो अपराधी है, दागदार है, किसी मामले में अगर उन पर दोष है, तो जेल जाने के 30 दिन के अंदर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन उनका पद उनसे हटा दिया जाएगा, यानी वो पदमुक्त स्वतः हो जाएंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि साफ तौर पर जनता ये चाहती है कि उनका प्रतिनिधि साफ छवि का हो। संसद में अमित शाह ने ऐसे ही संविधान संशोधन बिल को सामने रखा जिसने राजनीति में तूफान ला दिया। सोचिए कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई नेता 30 दिन से ज्यादा जेल में रहा और उसके बाद उसकी कुर्सी खाली हो जाएगी 31वें दिन, कोई लंबा प्रोसेस नहीं होगा, इसमें सीधा नियम है, जो जेल जाएगा 31वें दिन उसकी कुर्सी उसके हाथ से चली जाएगी। अब सवाल ये उठ रहा है
कि क्या ये कदम भ्रष्ट नेताओं और अपराधी राजनीतिज्ञों की कमर तोड़ने वाला है, या फिर विपक्ष कह रहा है, जो आरोप लगा रहा है कि यह कानून लोकतंत्र की गर्दन दबाने वाला है। जब विपक्ष भी कहता है कि राजनीति में शुचिता और नैतिकता होनी चाहिए, तो फिर इस संशोधन से विपक्ष को क्यों है दिक्कत? क्या ये बिल वाकई नेताओं की कुर्सी को सलाखों से बांधने वाला ऐतिहासिक फैसला है, जैसा कि बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है, या फिर सीधे तौर पर ये लोकतंत्र में राजनीति की शुचिता का आधार बनेगा? इस विषय पर आज बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, और इसी बीच सुदर्शन न्यूज संवाददाता मीनाक्षी श्रेन ने राज्यसभा सांसद रामदास अठावले से भी खास बातचीत की है। उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, आइए जरा सुन लेते हैं। विपक्षी दलों ने अगर बिल फाड़ दिया होगा तो आने वाले चुनाव में जनता ही उनको फाड़ देगी। मतलब इसी तरह का बिल का मतलब अपमान करना ठीक नहीं है। जो बिल आया है, चाहे आदमी कितना भी बड़ा हो, कानून सबसे बड़ा होता है। और ये जो बिल आया है, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या और भी कोई बड़ा आदमी हो, अगर वो कोई 1 महीना तक जेल में जाता है तो उसको उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इसी तरह का बिल है। और ये बिल का लिए अपोजिशन के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। सत्ताधारी तो हम लोग हैं, सत्ता ज़्यादा मुख्यमंत्री हमारे हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं, ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल कोई विरोधी दल को परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये बिल नीतिमत्ता पर आधारित ये बिल है, और इस बिल का अपोजिशन स्वागत करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने बिल को फाड़ दिया होगा, लेकिन वो फाड़ भी दिया हो, लेकिन जो जोड़ने का काम हमारा है। फाड़ने का काम तो उनका है, लेकिन जोड़ने का काम हमारा है। और हम मतलब बिल पास हमारा हो जाएगा, और जो भी आदमी कोई है उसको जो सज़ा हुई है उनको उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और सर, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पर जो भी हमला हुआ ये अच्छी बात नहीं है। रेखा गुप्ता एक महिला है, और उनको मुख्यमंत्री बनने का एक बहुत बड़ा मौका मतलब माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है। और उनके ऊपर किसी नौजवान ने हमला करना ठीक नहीं है। अभी वो नौजवान कौन है, उसके पीछे क्या राज है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और ये घटना बहुत बड़ी दुर्दैवी है, बहुत बड़ी गुस्सा आने वाली है। और एक महिला मुख्यमंत्री पर इसी तरह का मतलब हमला करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जिन्होंने हमला किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेन, सुदर्शन न्यूज, महाराष्ट्र सदन, दिल्ली। तो बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ये कदम राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। अब विपक्ष इससे घबरा रहा है, तो सवाल यही है कि विपक्ष आखिर क्यों नहीं चाहता कि राजनीति में शुचिता आए? इसके पीछे क्या है मकसद, क्या कोई डर है? ये भी विश्लेषण करने वाला विषय है। इधर उत्तर प्रदेश की अब बात करेंगे, जहां एक और मुगलिया नाम इतिहास के पन्नों में समा गया है। शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम अब आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए यह आदेश जारी कर दिया है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यूपी सरकार ने भी इस बदलाव को लागू कर दिया है। इसे लेकर राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भी भेज दिया गया। दरअसल लंबे समय से हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों की ये मांग थी कि जलालाबाद का नाम बदलकर भगवान परशुराम के नाम पर रखा जाए। ये कस्बा भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है, लेकिन इसका नाम मुगलिया दौर में जलालाबाद रखा गया था। लोगों का कहना था कि कस्बे का नाम उसकी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के अनुरूप होना चाहिए। वर्षों से चल रही इस मांग को अब जाकर मंजूरी मिली है। नाम बदलने की इस प्रक्रिया में राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। गृह मंत्रालय ने गहन विचार के बाद इसे स्वीकार कर लिया। अब जिले भर में इस नाम परिवर्तन को लेकर खुशी का माहौल है। स्थानीय लोग और संगठनों का कहना है कि इस फैसले से हिंदू समाज की आस्था को सम्मान मिला है और भगवान परशुराम की जन्मस्थली को असली पहचान मिली है। दरअसल इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई शहरों और कस्बों के नाम बदले गए हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया। वहीं मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया था। अब शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर जब परशुरामपुरी कर दिया गया है, तो इसे खास तौर पर
हिंदू विरासत की असली पहचान बताया जा रहा है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। समर्थक इसे सांस्कृतिक विरासत को सम्मान बताकर इसका स्वागत कर रहे हैं, तो विरोधी इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रहे हैं। लेकिन शाहजहांपुर का जलालाबाद अब परशुरामपुरी कहलाएगा और ये हमारी उस विरासत से जुड़ा हुआ है जिसे कहीं ना कहीं से छिपाने का प्रयास किया गया। तुष्टीकरण की राजनीति ने जिसे ढक कर रखा, आज वो पन्ना पूरी तरह से खुल चुका है। आज वो पर्दा उठ गया है और अब जलालाबाद नहीं बल्कि इसे परशुरामपुरी ही कहिएगा। तो मुद्दा अगर देश से जुड़ा हो, हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हो, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हो, राजनीति में शुचिता से जुड़ा हो, हर मुद्दे पर राजनीतिक चश्मे से हमारा विपक्षी दल एक ही बात देखना जानता है कि इससे लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। जबकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे लोकतंत्र की असली पहचान सामने आती है, हमारे अस्तित्व की नींव सामने मजबूत होती है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को भारत से खदेड़ने की जरूरत है। इन घुसपैठियों को खदेड़ने की ही एक कड़ी शुरू होती है बिहार से। एसआईआर जो भारतीय है, जो बिहार का रहने वाला है, क्योंकि बिहार हमारे भारत का हिस्सा है, भारत का जो होगा वही वोट कर सकेगा। ये इंटेंसिव रिवीजन किस तरीके से विपक्ष के लिए गले की फांस बना हुआ है, हमने बीते सत्र में जो 20 दिन बीता, हमने लगातार देखा कि इस पर विरोध होता रहा और आज भी राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है वो इसी एसआईआर का विरोध है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए विरोध हो रहा है या कुर्सी बचाने की लड़ाई है। इन तमाम मुद्दों पर खास तौर से हमारे संवाददाता दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने राज्यसभा सांसद तनुज पुनिया से, कांग्रेसी सांसद हैं तनुज पुनिया से, उनसे बात की है। क्या कुछ उनका कहना है इस मसले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। हम बात करते हैं कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया साहब से। पुनिया साहब, क्या कहेंगे? सुदर्शन रेड्डी और राधाकृष्णन मुकाबला हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा इंडिया गठबंधन रेड्डी साहब के साथ है। सम्मानित जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के रहे हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। पूरा इंडिया गठबंधन रूल्स के तहत उनके साथ खड़ा है, उनके साथ उनको लड़ाएगा और जिताएगा भी। जिस तरह से एसआईआर का विरोध हो रहा है, क्या रीजन है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? ये विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सबूत हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। हर लोकसभा में करीब 1 लाख वोट की जो है गड़बड़ी हुई है और राहुल गांधी जी ने इसको स्पष्ट रूप से दिखाया है, जनता के सामने रखा है। जनता भी उसको देख रही है, मान रही है, सुन रही है, तभी अपने आप इतनी भीड़ उनकी यात्रा में उमड़ के आ रही है। और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग बांग्लादेश और रोहिंग्या का नाम है, विरोध कर रहे हैं कि नाम नहीं कटना चाहिए, क्या मानते हैं कि नाम होना चाहिए बांग्लादेश और रोहिंग्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए नाम, कोई विदेशी नागरिक का नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने वो उसको लागू किया है, उस पर हमने सवाल उठाया है, उनकी प्रक्रिया पे सवाल उठाया है। जाति विशेष, धर्म विशेष को टारगेट करते हुए इन्होंने भारत के नागरिकों को भी टारगेट किया है। तो जब ये प्रणाली, इनकी जो प्रक्रिया इनकी है, ये ठीक हो जाएगी तो तब हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। अमित शाह जी अपील करेंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को वापस भेजें? हाँ, बिल्कुल भेजें वापस। जो इलीगल यहाँ आए हैं सबको वापस भेज देना चाहिए। तो धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ जो कांग्रेस के सांसद हैं तनुज पुनिया, वो साफ तौर से सुदर्शन न्यूज़ के कैमरे पर कर रहे हैं अमित शाह से कि जो भी इलीगल तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हैं उनको वापस भेजना चाहिए। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो जो घुसपैठिए उन्हें बाहर भेजना चाहिए, तो उन्हीं को तो बाहर भेजने की ये प्रक्रिया है, तो फिर इसका विरोध क्यों? अब बहरहाल चलिए, विरोध विपक्ष का अधिकार है, वो विरोध करें। लेकिन अब हम आपको खूबसूरत तस्वीर भी दिखा देते हैं। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर गुड न्यूज का वक्त हो चुका है। तो आज की ताकत की ये तस्वीर है। भारत अपनी सामरिक शक्ति और रक्षा क्षमता को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने साबित कर रहा है। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण स्थल से स्वदेशी तकनीक से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से न केवल भारत की सैन्य क्षमता और भरोसा बढ़ा है, बल्कि उन दुश्मन देशों को भी करारा संदेश मिला है जो भारत की ताकत को चुनौती देने की कोशिश करते हैं।
अग्नि 5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। यह मिसाइल 500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक सटीक प्रहार करने की क्षमता रखती है। खास बात यह है कि इसमें आधुनिक नेविगेशन और गाइडेड सिस्टम लगाए गए हैं जो इसे किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य पर बेहद सटीक प्रहार करने में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा इसमें ठोस ईंधन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जिससे यह मिसाइल तेजी से लॉन्च हो सकती है और दुश्मन को तैयार होने का मौका तक नहीं देती। ओडिशा के चांदीपुर से दोपहर के वक्त जब यह परीक्षण किया गया, जिसके बाद आसमान में मिसाइल की गर्जना गूंज उठी। परीक्षण सफल होते ही रक्षा विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बताया गया कि मिसाइल ने तय ऊंचाई और दूरी को सफलतापूर्वक पार कर लिया और अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ हासिल भी किया है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में मजबूती से खड़ा हो गया है जिनके पास इतनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। तो अब आप सोचिए, ये भारत की तकनीक है। ये परीक्षण भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के अंतर्गत पूरी तरीके से ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन ये नए भारत की नई ताकत है, दुश्मन ये जान ले। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।